आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम हमारे इस क्राइम शो के जरिए आपको एक तरह से आगाह करना चाहते हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो चौकन्ना होना पड़ेगा। सरकार और पुलिस के भरोसे आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको खुद को जिम्मेदार बनना पड़ेगा और गुनहगारों से बचना भी पड़ेगा। हमारे आज के इस एपिसोड में गुनहगार कौन, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की। यूपी के सहारनपुर में अपने सगे भांजे के प्यार में अंधी पत्नी द्वारा पति की गला काटकर की गई निर्मम हत्या के मामले में सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के खुलासे करते हुए आशिक भांजे और उसके सहयोगी के साथ हत्यारन पत्नी पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में जो तथ्य निकल कर सामने आए वह बेहद ही चौंका देने वाले हैं। देखिए इस सनसनीखेज मामले में हमारी ये खास रिपोर्ट। द्वारा पति की गला काटकर की गई हत्या में 3 लोग शामिल थे। पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो सारा मामला ही खुलकर सामने आ गया। हवस में अंधी पत्नी पूजा ने आशिक भांजे को कॉल करके अपने घर बुलाया। जब उसने मना किया तो कहा कि मैं पति बलराम की हत्या करके तुम्हें फंसा दूंगी, जिस पर आशिक भांजा अपने सहयोगी रामचंद्र के साथ पूजा के घर पहुंचा। इस दौरान बलराम घर पर ही नहीं था। पत्नी ने दोनों को कमरे में छिपा दिया। जब बलराम घर पहुंचा तो पूजा ने अपने पति बलराम के साथ चारपाई पर लेट गई। तभी दोनों बाहर आ गए। इसी दौरान बलराम ने चीखने का प्रयास किया तो पत्नी पूजा ने सीने पर बैठकर पति बलराम के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इस दौरान आशिक भांजे आदेश ने बलराम के पैर पकड़े और सहयोगी रामचंद्र ने हाथ पकड़े। फिर पूजा ने हसिया से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ के दौरान हत्यारन पूजा और आशिक भांजे आदेश के साथ सहयोगी रामचंद्र ने जो कबूल किया उसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया है। हवस में अंधी पत्नी पूजा ने बलराम की गला काटकर हत्या करने के बाद चारपाई के पास में पड़े पुआल पर ही आशिक भांजे के साथ संबंध बनाए और आशिक आदेश के साथ उनके सहयोगी को भी घर से भगा दिया। फिर शव के पास ही रात भर बैठी रही हत्यारन पत्नी पूजा। प्रेमी को फंसाने के लिए बेटे को रटाया कि आदेश ने ही तुम्हारे पापा की हत्या की है। पति को मौत के घाट उतारने वाली पूजा क्रूर ही नहीं बल्कि सातिर भी निकली। हत्या के खुलासे से पहले जब पुलिस जांच कर रही थी तो पूजा के 7 वर्षीय बेटे पवन से भी पुलिस ने पूछताछ की तो बेटे ने पुलिस को बताया कि मम्मी ने कहा कि वह पापा को कोई सुई लगा रही है। उसके बाद जब पापा नहीं उठे तो मम्मी ने कहा कि अगर कोई पूछे तो यह बता देना कि तुम्हारे पापा को आदेश ने मार डाला है। फिलहाल वाला थाना पुलिस ने हत्यारिन पत्नी पूजा, आशिक भांजे आदेश और उसके सहयोगी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। सभी की निशानदेही पर कत्ल किया हुआ हसिया भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस सभी को जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। पुआया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। इस संबंध में घटना के खुलासे के लिए SPRA और CO पुआया के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई और इंस्पेक्टर पुआया द्वारा अतिशीघ्र इसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, मृतक के भांजे और एक अन्य सहयोगी रामचंद्र के भांजा और सहयोगी इसके हरदोई में रहते हैं और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आधा कत्ल जो कि हसिया है वो बरामद की गई है और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जो मृतक की पत्नी थी उसका भांजा था, उनके मध्य अवैध संबंध थे जिसका वो विरोध करता था और इसी विरोध के कारण उन लोगों ने मिल करके उसकी
28 बटा 29 की रात में हत्या कर दी। पुवाया थाना पुलिस ने इस जघन्य हत्या के मामले में आरोपी पत्नी पूजा, उसके आशिक आदेश और सहयोगी रामचंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अरविंद त्रिपाठी, राष्ट्रीय समाचार। तो आपने देखा, अवैध संबंधों में अंधी एक पत्नी ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। अगली खबर लेते हैं बिहार से। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 80 लाख रुपए मूल्य के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वरीय अधिकारियों के आदेश पर माल सलामी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके तहत यह जखीरा बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह कफ सिरप हरियाणा से सहरसा भेजा जा रहा था। बिहार में शराब पर पाबंदी के बाद लोग नशे के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप का सहारा लेने लगे हैं। पुलिस ने इस कार्यवाही में मुख्य सरगना समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले के आगे की जांच जारी है। सुनिए अधिकारी गौरव मिश्र ने क्या कहा। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक समकालीन अभियान चलाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में माल सलामी थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि बहुतायत मात्रा में मादक पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सूचना का सत्यापन किया जाता है और एसएचओ माल सलामी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है और ये टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए नगला के समीप रेड करती है, जहाँ पे 5 बोलेरो पिकअप की बरामदगी सुनिश्चित करती है। उसके साथ साथ उसके अंदर तकरीबन 4,500 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप की बरामदगी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है और एक टाटा 407 की भी बरामदगी इस टीम द्वारा सुनिश्चित की जाती है। पुलिस को दिग्भ्रमित करने के लिए इन्होंने पिकअप के ऊपर डाक पार्सल लिखा हुआ और टाटा 407 में तेजपत्ता और मिर्च के बीच में ये लोग छिपा के ये कफ सिरप जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन करते थे। इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है इस टीम द्वारा और हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी इस टीम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि ये पूरा जो माल है वो हिमाचल प्रदेश से लाया जा रहा था, जो कि कटिहार में ये माल जो है वो सप्लाई किया। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी और ये कफ सिरप वही है जो कई जगहों पर कई लोगों की जान ले चुका है और पूरे देश भर में जो है प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसी दवाई बनती भी है और बिकती भी है, लोग उसका सेवन भी करते हैं, नशा करने के लिए सेवन। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, लेकिन समझदारी न दिखाते हुए लोग ऐसी घातक चीज़ों का प्रयोग करते हैं। हमारे साथ सीधे पटना से हमारे सहयोगी विवेक रंजन जुड़ रहे हैं, हम सीधे बात करते हैं। विवेक, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई बहुत ही गंभीर मामला कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिबंधित है पूरे देश भर में और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में ये कफ सिरप की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी। हरियाणा से लेकर के बिहार तक वो आ चुका था। अगर पकड़ा नहीं जाता और मार्केट में इसका अगर ये फैल जाता तो कई लोगों की जान को खतरा हो सकता था। क्या कहेंगे, किस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इसके अंदर कौन कौन और शामिल हो सकता है ये पूरे नेटवर्क के अंदर? बिल्कुल, जो पुलिस ने जो नेटवर्क को खुलासा किया और जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसको देखकर ही आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से तस्करी की जा रही थी। एक सरकारी पोस्ट ऑफिस का जो वैन होता है, उस पोस्ट ऑफिस का वहां डाक पार्सल लिखकर जो उस गाड़ी से सप्लाई किया जा रहा था, ये सप्लाई जो है हिमाचल से किया जा रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले जो है नवादा में ऐसी घटना सामने आई, वहां पर जो है 22 लाख से अधिक जो है कफ सिरप जो है बरामद हुई और आज ही राजधानी पटना में जो है
जो 4500 के जो लमसम है वो जो बरामद हुई है, जो 80 लाख उसका कीमत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिहार में जो शराबबंदी है और शराबबंदी के बहाने जो है जो कफ सिरप में जो लोग हैं वो उसका सेवन कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ नशीली पदार्थों का लोग जो है बिहार में सेवन करते नजर आए। आज जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सॉल्यूशन का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप देख रहे होंगे कि जो जहरीली शराबों का भी जो है सेवन हो रहा है। हाल ही में जहरीली शराबों से कई लोगों की भी मौत हुई है और ऐसे में अब जो है कफ सिरप जो है पूरे देश भर में प्रतिबंधित है। अब उसका भी जो लोग हैं ब्लैक से मार्केट में लाकर उसका भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है कई लोगों की भी जान भी जा रही है। तो ऐसे नेटवर्क है, नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है आज बिहार की राजधानी पटना में। जो सुबह सुबह ये जो है माल सलामी थाना क्षेत्र जो पटना साहिब के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर जो बड़े खेप मार्केट जो है उसका बरामद किया, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। एक जो मुख्य सरगना था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। अब सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और जेल भी भेज दिया गया है उन लोगों को। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से सरकार जो है नशीली पदार्थ प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है और ऐसे में बिहार में जो है जहरीली शराब और इसके साथ अब जो है कफ सिरप का जो है लोग सेवन कर रहे हैं और उसका जो है दुष्परिणाम भी देखने को मिला। अब जो है इसका जो रैकेट है पूरे देश भर में फैला हुआ। बिहार में भी इसका कनेक्शन आ गया कि हिमाचल से कटिहार भेजा जा रहा था, इसके साथ ही साथ झारखंड और इसके बाद जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी जो है इसका कनेक्शन है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये अलग अलग राज्यों के अंदर इसकी सप्लाई हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम कहें कि बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है और वो प्रोडक्शन होकर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, जिस तरह से बिहार से ये पूरा मामला अभी सामने आ रहा है, अलग अलग राज्यों से भी इसी प्रकार से मामले सामने आते रहे हैं। अगर मान लो कि उपभोक्ता तक अगर ये पहुंच जाए तो ये कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे कफ सिरप का सेवन करके कई लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। कितना घातक हो सकता है? विवेक, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? लगता है कि विवेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम फिर से कोशिश करते हैं। विवेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, मार्केट में अगर पहुंच जाता है कफ सिरप तो लोगों जो है उसका जी बोलिए विवेक, बोलिए जल्दी। जी आ रही है आवाज। बोलिए, आप जवाब दीजिए। लगता है कि विवेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम अगली खबर का रुख करते हैं और देखते हैं कि अब ऐसी घटनाओं का कितना पुलिस ध्यान रखते हैं और पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या अपनी रणनीति बनाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात से है ये खबर, जो कि सूरत से सामने आई है। सूरत के लिंबायत इलाके से एक दबंगों की बड़ी खबर, जो कि हर किसी को चौंका देने वाली खबर जो है सामने आई है। सूरत के लिंबायत इलाके में पुलिस ने एक चौंकाने वाले मामले का खुलासा किया है, जिसमें चाय की दुकान पर जो व्यापार करता है उसको जान से मारने की कोशिश करने वाले कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला अगर हम बताएं कि चाय की दुकान पर वो चाय बेचने वाले एक साधारण से व्यक्ति को 4 आरोपियों ने उसके दुकान पर जाकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों को सूरत पुलिस ने जो है सीसीटीवी के माध्यम से पहचाना और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की। इस पूरी कार्यवाही में जो है सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं,
जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उस पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि जो है गुंडागर्दी का पूरा माहौल जो है फैलाया हुआ था और इस पूरे माहौल में जो है लोगों को दहशत में डाल दिया था। देखिए हमारी पहले ये अमित राजपूत की एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी, उसके बाद हम सीधे अमित राजपूत से बात करेंगे इस पूरे मामले पर। सूरत जिला के लिम्बायत क्षेत्र से दबंगई और पुलिस की सख्त कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां चाय की एक छोटी सी दुकान पर 4 दबंगों ने जानलेवा हमला कर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। गरीब दरबार टी स्टॉल पर अचानक पहुंचे आरोपियों ने स्टॉल मालिक और उसके भाई के साथ गाली गलौज के बाद लात घुसे लकड़ी के डंडे और लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट की थी। दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की थी। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में इमरान उर्फे पप्पू शेख, रिजवान शेख, मोहम्मद मोहसिन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न सिर्फ आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात का रिकंस्ट्रक्शन किया, बल्कि आम लोगों में फैले डर और बदमाशों के बढ़ते हौसले को तोड़ने के लिए आरोपियों के सर मुंडवाए और पूरे बाजार में उसका जुलूस भी निकाला। इस दौरान चारों आरोपियों से हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई गई। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई का वीडियो सामने आने के बाद स्थानिक लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की सराहना करते हुए उसका स्वागत भी किया। फिलहाल चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के लिए शहर में कोई जगह नहीं है। पुलिस का कहना है कि आम लोगों में भरोसा कायम रखना और अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना ही इस कार्रवाई का उद्देश्य है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस ने साफ किया कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूरत जिला के लिम्बायत क्षेत्र से दबंगई और पुलिस की सख्त कार्रवाई का मामला सामने। आपने देखा कि किस तरह से दबंगाई करने वाले 4 कुख्यात अपराधियों का पुलिस ने मुंडन करा के पूरे इलाके में जुलूस निकाला। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई ये वारदात को अंजाम देने वाले लोगों का क्या अंजाम हुआ उसका तो आपने देख लिया, क्या नतीजा निकला। हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। अमित, जिस तरह से ये घटना सामने आई है और अलग अलग इलाकों में भी ऐसे घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है, क्या कहेंगे पुलिस का ये जो रवैया था, आज जो कार्रवाई पुलिस ने की है, इससे कितना फायदा होगा और अपराधियों में कैसे दहशत जो है अपराधियों की वो कम हो पाएगी? जी बिल्कुल जय सर, अगर बात की जाए तो जो पूरा मामला है, कुछ दिन पहले एक सीसीटीवी मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ था, जिसमें ये चीज देखी जा रही थी कि कुछ लोग एक दुकान पर, चाय की दुकान पर, और उसके मालिक और उसके भाई पर हमला कर रहे हैं। लिम्बायत पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया। उसके बाद सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की खोजबीन शुरू हुई। इस खोजबीन में तकरीबन 4 जितने आरोपियों की शिनाख्त हुई, पुलिस उन्हें ले आई। लेकिन पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया न उसके बाद उसको जेल के हवाले कर दिया। पुलिस का दूसरा काम ये भी रहता है कि लोगों के मन में से इन अपराधियों के खिलाफ का डर निकाला जाए। तो उसी मामले को लेकर जब इन चारों अपराधियों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद लोगों के मन में से डर निकालने के लिए इन चारों अपराधियों को, जहां पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, वहां उन्हें ले गए, वहां पर उनका जुलूस निकाला, उन्हें मुंडन करा दिया गया। इन सारी चीजों को लेकर जो वहां स्थानीय लोग थे, उनमें भी काफी हौसला देखने को मिला। उन्होंने सूरत पुलिस पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस का जो रवैया है वह अब लोगों के प्रति बदल रहा है और गुनाहगारों के प्रति भी बदल रहा है। लोग तो जो है वो
जिस तरह से पुलिस को देखते हैं, पुलिस अपनी छवि सुधारने के लिए सारे काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में सूरत पुलिस की जो छवि है वो भी सुधर रही है। और साथ ही साथ बात की जाए ये घटना जिस विस्तार की है, ऐसे कई सारे क्षेत्र है सूरत में जो इन अपराधियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन अपराधियों के गढ़ में ही जब सूरत पुलिस उन अपराधियों का जब जुलूस निकालती है तो कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला टूटता है और लोगों का हौसला बढ़ता है। सूरत पुलिस की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों में जो डर का माहौल था वो अब खत्म होता दिख रहा है। जी। अपराधियों में एक प्रकार से पुलिस का खौफ देखा जा सकता है, क्योंकि पुलिस का खौफ अपराधियों को नहीं रहेगा और बेखौफ होकर अगर अपराधी शहर के अंदर ऐसी आपराधिक वारदातों को अंजाम देते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों में अपराधियों के प्रति दहशत बढ़ेगी और जो है लोग अपने रोजाना के कार्य जो है, सामान्य लोग जो है वो अपने आपको असुरक्षित महसूस करेंगे। अमित, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस अलग अलग इलाके के अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की कोशिश करती है, हमेशा से ऐसे जो वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी है उनको पकड़ती भी है, इस तरह से उनका जो है जुलूस भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी अपराधियों में कहीं ना कहीं उनके जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी वारदातें आए दिन देखने को मिलती है और उनके हौसले बहुत ही ज्यादा बुलंद है। पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो अभी भी पूरी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या मानते हैं, पुलिस की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल है या अभी और सख्ती से ऐसे अपराधियों के साथ निपटना पड़ेगा पुलिस को? बिल्कुल, जैसे जिस तरह से आपने बताया कि कुछ अपराधियों में इनका डर नहीं है और इन्हीं सारी चीजों के लिए सूरत पुलिस, गुजरात पुलिस ने एक नया कानून अमल में लाया है जिसे गुस्सी टोक कहते हैं। गुस्सी टोक के तहत जो भी बाकायदा जो अपराधी रहते हैं जिनके ऊपर काफी सारे मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों के ऊपर गुस्सी टोक के तहत मामला दर्ज होता है, उनको पासा किया जाता है, तड़ीपार किया जाता है ताकि वो सुधरे। तो यह सब जब कानून सामने आए हैं तो अपराधियों को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जब कोर्ट से जामीन नहीं मिलती तब कहीं ना कहीं उनमें सूरत पुलिस का और सूरत पुलिस के, गुजरात पुलिस के कायदे का कहीं ना कहीं खौफ बना रहता है। तो कई सारे अपराधी हैं जो अपराध छोड़कर सीधी दिशा में आ गए और जो लोग अपराध नहीं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने के गुजरात के डीजी हों, सूरत के पुलिस कमिश्नर हो और भी शहर के पुलिस कमिश्नर हो, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं जो भी अपराधी है उन पर नकेल कसने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से आपने देखा सूरत का मामला, अपराधियों को किस तरह से सबक सिखाया गया, किस तरह से उसका जुलूस निकाला गया, मुंडन कराया गया और उसका जो खौफ इलाके में था वो दूर करने की पुलिस ने कोशिश की। अगला मामला लेते हैं। अगला मामला भी गुजरात से ही है। गुजरात के राजकोट के उपलेटा से एक बेहद ही शर्मनाक और अमानवीय मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी के साथ 4 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा और जब ये आरोप उस पर लगा, पीड़िता ने जब ये आरोप लगाया, पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसकी 15 साल की उम्र से उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक शोषण किया और लगातार अत्याचार करता रहा। मां के बीमार होकर बिस्तर पर रहने का फायदा उठाकर पिता ने अपनी ही बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। डर, सामाजिक बदनामी और पिता की धमकियों के कारण पीड़िता लंबे समय तक चुप रही, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उपलेटा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उसे पकड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश और लोगों को आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग भी उठ रही है। इस तरह के सामाजिक अपराध जो आजकल समाज में काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, सगे बाप के द्वारा खुद की बेटी का शोषण या कहिए कि पत्नी द्वारा पति की हत्या, इस तरह के पारिवारिक मामले जो है आपराधिक वारदातों में बहुत ज्यादा
उसका बढ़ावा हो रहा है। और ऐसे ही मामलों को रोकने के लिए पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि सामाजिक बदलाव जो है ऐसे मामले को रोकने के लिए बहुत ही बड़ा जिम्मेदार है। हम आप सबसे इसी क्राइम शो के माध्यम से आपको आगाह करते हैं कि ऐसी वारदातों का शिकार अगर आपको नहीं होना है तो आपको खुद को चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास में ही कई ऐसे दरिंदे घूमते होंगे जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, पहचानते भी नहीं होंगे, या फिर वो आपके सगे ही होंगे जो आपको शिकार बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। गुनहगार कौन के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी ही भयानक और गंभीर अपराधों की कहानियों को लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।